कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में आज हम लोग का टॉपिक है एनबीएफसीज के बारे में कि क्या होती हैं एनबीएफसीज, इनकी वर्किंग क्या होती है, इनको कैपिटल कहाँ से मिलता है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रहते हैं और ये किस प्रकार से बैंक से अलग हैं। सारा इसी वीडियो में आपको डिस्कशन करेंगे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो पढ़ने के 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपने अगर प्लेलिस्ट अगर देख ली है तो आपको बैंकिंग अफेयर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनबीएफसी बेसिकली होती क्या है, तो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये क्या है, आरबीआई के अंदर, तो ये भी आरबीआई रेगुलेट इनको भी करती है। कौन से एक्ट के हिसाब से करती है, तो कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा, कंपनीज एक्ट 1956। याद रखिएगा कि एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये इनका जैसे कि नाम, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि बैंकिंग की नहीं होती हुई भी फाइनेंस की सुविधाएं मुहैया कराती हैं। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज विदाउट बैंक बीइंग अ बैंक। बिना बैंक हुए ही आपको लोन भी देंगी, इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगी और इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज भी देंगी। क्रेडिट फैसिलिटीज देंगी, डेबिट फैसिलिटीज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एनबीएफसी का स्ट्रक्चर पहले समझे। तो एनबीएफसी भी रेगुलेटेड होती है आरबीआई के द्वारा, कंट्रोल्ड होती है आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई ही इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस से लेकर के सब कुछ लगाता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजमेंट टीम होगी, इसके अलावा कई सारे लोग और होंगे। तो इतना समझ जाइए कि अगर आपको किसी टॉप एनबीएफसीज में, बेसिकली एनबीएफसीज के भी लेयर्स होते हैं, टॉप लेयर, अपर लेयर, मीडियम लेयर और लोअर लेयर। तो एक टॉप लेयर एक्सट्रीम रखा गया है, उसमें करंटली क्या हमेशा जीरो ही रहते हैं, क्योंकि उसमें आइडियल केस में अगर कोई एनबीएफसी पहुंच जाती है तो वो उसमें होंगी। तो ऐसे लेयर्स में जीरो ही रहते हैं टॉप पर। और रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनबीएफसी के टॉप लेयर में कितने लोग रहते हैं, कितनी एनबीएफसी हैं। तो जीरो एनबीएफसी, मतलब वो आइडियली जीरो ही रहती है, क्योंकि कोई इतनी एक्सेप्शन होगी कि 100% करेक्ट हो गया तो आरबीआई उसको डाल देगा टॉप लेयर में, अदरवाइज वो जीरो ही रहती है। रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और इनका एक्सटर्नल गवर्नेंस, इसका फंड कैसे रहता है, कोई एक प्रेसिडेंट होगा, इसका सीएमडी होगा, सीईओ होगा, ये सब तो आपको नॉर्मल ही रहता है। तो आरबीआई इनको रेगुलेट करेगा, एनबीएफसीज को, ये डील करेंगी कस्टमर का। तो स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो नॉर्मल बैंकों की तरह ही इनका स्ट्रक्चर होगा। बोर्ड मेंबर्स होंगे, एक सीईओ होगा, और इसके अलावा रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग पढ़ते हैं और वर्किंग क्या करते हैं। अब ये देखिए, बेसिकली ये आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये कोई डिपॉजिट नहीं लेंगे, डीडी नहीं, मतलब कोई भी डिमांड डिपॉजिट, यानी इन द फॉर्म ऑफ कासा आपका कोई पैसा नहीं लेंगे। मैंने बोला है इन द फॉर्म ऑफ कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में ये आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप एनबीएफसी में आरडी और एफडी कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। आरडी और एफडी में एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी, इसके लिए अलग एक डिसाइडेड है। बैंक्स के लिए अलग है, इनके लिए अलग है। इनके लिए क्या है, आपको अगर आरडी आप लोग करा रहे हैं तो मिनिमम 12 महीना, कितना, मिनिमम 12 मंथ्स आपको कराना ही पड़ेगा। और एफडी करा रहे हैं, मतलब ये दोनों का, दोनों के लिए मिनिमम 12 महीना, और मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है, 60 मंथ, यानी कि 1 साल से लेकर के 1 ईयर आपको मिनिमम कराना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 5 साल के लिए करा सकते हैं। और बैंक्स में आते हैं तो एफडी और आरडी की अलग रेगुलेशंस होती है, वहां पर मिनिमम आप 7 दिन के लिए भी करा सकते हैं एफडी आपका। तो वहां के लिए कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ के लिए एफडी और आरडी मिनिमम 12 महीने, मैक्सिमम 60 महीने आप करा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल। ये तो हो गई एफडी और आरडी के थ्रू पैसे आते हैं इनके पास। ये लोग कोई सी भी प्रकार का कासा के अकाउंट में पैसे नहीं ले सकते, यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट में ये लोग पैसे नहीं ले सकते, यानी कि डिमांड डिपॉजिट ये लोग नहीं ले सकते, ठीक। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। टाइम डिपॉजिट से मतलब है कि वो डिपॉजिट जो टाइम बाउंडेड होते हैं, यानी कि आरडी और एफडी। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट जो कस्टमर के डिमांड पर डिपेंड रहते हैं। कस्टमर अगर आज बोल दे कि हमारा पैसा रिटर्न करो, तो उनको आज करना पड़ेगा।
तो वो किसके फॉर्म में रहते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। तो ये कासा के फॉर्म में पैसे नहीं ले सकते, लेकिन टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में पैसे आपसे ले सकते हैं। ये मार्केट से फंड उठाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वेंचर वाले हो गए, उनसे फंड उठाएंगे, उसको क्या करेंगे, ये बोरोवर्स को देंगे। तो ये जो भी इनसे उधार लेगा या जो भी इनसे लोन लेगा, उससे मिलने वाले इंटरेस्ट से इनका सारा कामकाज चलता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी चलती है। और ये मत सोचिएगा कि ये बहुत मतलब बेकार होते हैं, इनके प्रॉफिट नहीं होती, हाइयर प्रॉफिट होते हैं। कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट तो इनके सामने कुछ है ही नहीं, इतने बड़े बड़े ये हो गए। तो यानी कि ये मार्केट से पैसा उठाएंगे और आपको भी देंगे, आपको देंगे, आपसे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ये अपर लिमिट में चार्ज करते हैं, ये बता दे रहे हैं। हाँ, इनके लिए एफडी और आरडी के लिए जो मैक्सिमम इंटरेस्ट सेट किया गया है वो भी याद रखिएगा, 12.5% ये आपको एफडी और आरडी पर इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये अगर चेंज हुआ होगा तो हम अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ेंगे तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो अभी आपको बताया कि ये डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं कर सकते, यानी कि कासा के फॉर्म में 1 रुपए भी नहीं ले सकते। इसके अलावा ये चेक्स नहीं इशू कर सकते, डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। ये नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, ये पेमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं है, पेमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं है इन द सेंस कि आप जैसे कासा के फॉर्म में पैसे ही नहीं रख सकते, इसमें तो पेमेंट सिस्टम के पार्ट है ही नहीं कि ये अपना रेगुलर यूज के लिए कि ये डाला क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड, यहाँ से पैसे विड्रॉल कर लिया या यूपीआई से लिंक कर दिया, तो ये सब इसमें नहीं कर सकते। नो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन, जैसे कि बैंक को पता ही है कि आपको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं। एक और इनकी चीज जो रहती है कि ये डीआईसीजीसी से नहीं सिक्योर्ड होते हैं। तो अगर आप लोग इसमें इन फ्यूचर भी कभी भी पैसे डालते हैं तो 5 लाख रुपए भी आपके सिक्योर नहीं। जैसे बैंक्स में अगर आप एफडी आरडी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के फॉर्म में 5 लाख रुपए रखते हैं तो आपके डीआईसीजीसी सिक्योर्ड होते हैं। ये डीआईसीजीसी सिक्योर्ड नहीं होते हैं, कंप्लीटली समझ जाइएगा। और इनका लाइसेंस कौन से एक्ट के हिसाब से होता है, तो लाइसेंस कंपनीज एक्ट इन 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये इनका लाइसेंसिंग के लिए एक्ट था। ठीक है, नॉट है बैंकिंग लाइसेंस, ये सब आपको बारे में बता ही दिया हूँ। रेगुलेट होते हैं बैंक के, रेगुलेट होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अनुसार। और किस हिसाब से, कौन से एक्ट के हिसाब से फॉर्म होते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस रही। इसके अलावा हम बढ़ते हैं तो फिर एनबीएफसी इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट। इनका इंटरेस्ट तो हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर इजिली लोन मिल जाता है आपको। ठीक, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत मेजर रोल करते हैं, क्योंकि इनका मेन फोकस ही एमएसएमई सेक्टर पर रहता है। किस पे रहता है, एमएसएमई सेक्टर पर इनका मेन फोकस रहता है। ये लोकल लेवल पर लोन प्रोवाइड करना, तो ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, तो बैंक्स तो आपको कतई लोन नहीं देते हैं। तो आप इन केसेस में यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट हायर साइड पर रहेगी, लेकिन लोन आपको मिल जाएगा। अब ये बैंक से अलग कैसे है, तो आपको बता ही दिया कि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं जमा कर सकते, चेक नहीं दे सकते, और ये कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते आरडी, मतलब डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से। बैंक्स क्या कर सकते हैं, वो सारे कासा के फॉर्म में भी पैसे ले सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। 5 लाख रुपए तक वो डीआईसीडीसी से सिक्योर्ड है, चेक भी जारी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी जारी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो इनका बेसिकली क्या है मेन फंक्शन, तो एनबीएफसी का मेन फंक्शन बेसिकली लोकल लेवल पर लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। अब ये आपके मन में भी आ रहा होगा कि सब कुछ तो एनबीएफसी का हो गया, सारी चीजों को मैंने पॉइंट वाइज समझा दिया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है कि भाई कितने टाइप के एनबीएफसी बेसिकली होती हैं। तो एनबीएफसी बेसिकली जो टाइप्स हैं, इनके 4 टाइप से होती हैं। अब ये 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक होती है एसेट फाइनेंशियल कंपनीज, जिनको हम लोग एएफसी के नाम से जानते हैं। ये होती है एक टाइप की एनबीएफसी। सेकंड होती है लोन कंपनीज, जिनका प्राइमरी फोकस रहता है लोन्स प्रोवाइड करना। इनके बारे में भी हम लोग अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं। ये रहा कंप्लीट एनबीएफसी के बारे में कि एनबीएफसी होती क्या है, एनबीएफसी के टाइप्स क्या होते हैं, एनबीएफसी रेगुलेट कैसे होती है, एनबीएफसी कैसे बैंक से अलग है, एनबीएफसी पैसे कहाँ से कमाती है, सारी ए टू जेड एनबीएफसी के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर क्विज़ भी हो रहे हैं, टेलीग्राम पर क्विज़ भी होते हैं, वहां पर क्विज़ का भी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत फायदा मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।